Good morning. Good morning, sir. यहाँ है। फिर से जोड़ते हैं, रुक जाओ। दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद है इसमें। ये इंडो चाइना वाला छोड़ दिए क्या? इसमें दूसरा चैप्टर ही है भारत में राष्ट्रवाद। देखो है ना, देखो एक मिनट। ये दूसरा ही चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। इधर देखो अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद लिखल है यहाँ यहाँ नया बुक है। ठीक है, फिर स्टार्ट कीजिए। जैसा कि आप देख चुके, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई।
उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइए हमारे देश में, यानी हमारे देश भारत में यह किस तरह से पैदा हुई। कहने का मतलब है कि यूरोप में जो कई देश स्वतंत्र हुआ, कई देशों ने संघर्ष किया, ठीक है, तो लोगों में यह बात समझ में आने लगी कि हम पर जो शासन कर रहा है क्या सही में वो हमारे लिए काम कर रहा है, वो क्या हमारे सही में हमारे देश के हाँ ये आदमी है या कोई और है। यह भावना पैदा होने लगी। जैसे बहुत दिनों से लगभग कोई आंदोलन सफल नहीं हो रहा था, कोई आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं हो पा रहा था। बहुत सारा आंदोलन होता था, असफल हो जाता था। सरकार समझता था कि हम जो कर रहे हैं वही चल रहा है, ठीक है। लेकिन लगभग 700 दिन के बाद, 700 दिन तक लगातार किसानों ने संघर्ष किया और इतना मजबूत सरकार को झुका दिया। तो अब लोगों को लगने लगा कि आंदोलन, आज भी आंदोलन से झुकाया जा सकता है। कुछ समय बदला नहीं है, आज समय बदल भी नहीं सकता है, क्योंकि लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, राजतंत्र भी होगा तो जब मतलब जनबल यानी आदमी जब एकजुट होगा तो वो उसको भी खत्म किया जा सकता है, एकदम निरंकुश से निरंकुश सरकार को। तो यहाँ तो लोकतंत्र है। लगभग मतलब 1 साल तक आंदोलन चला, 1.5 साल तक, और उसके बाद 700-800 किसानों की जाने गई, ठीक है। यूपी में किसान पर गाड़ी चढ़ा दिया गया बीजेपी के मंत्री के द्वारा। लेकिन आखिरकार किसान आंदोलन सफल हुआ और तीनों कृषि कानून को खत्म करना पड़ा। फिर भी अभी भी किसान क्या कह रहा है कि हम अभी आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक उस कानून को पूर्णतः संसद में खत्म नहीं किया जाएगा और न्यूनतम एमएसपी लागू नहीं किया जाएगा, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, सेल प्राइस। एमएसपी का मतलब हो गया सेल प्राइस, मतलब कि हमारा जो अनाज है उसको बेचने का सरकार एक गारंटी दे कि इतना में तुम्हारा अनाज बिकेगा, उससे कम में कोई नहीं खरीद सकता। जैसे सरकार को तय कर दिया कि 14 रुपए गेहूं मिलेगा, और यहाँ देख रहे हैं क्या, दलाल सब जो है, बिचौलिया सब जो है, वो 10 रुपए घर घर जा करके खरीद लेता है। तो इसके लिए किसान कह रहा है कि वो गारंटी देने के लिए क्या किचबिच किचबिच कर रहा है बैकग्राउंड। नहीं सर, वो दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन का साझा भाव ने समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का एक जैसा असर नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता के टकराव के बिंदु भी निहित थे। तो भारत भी औपनिवेशिक देश था, ठीक है, इंग्लैंड का उपनिवेश था। यहाँ औपनिवेशिक आंदोलन भी शुरू से होता रहा था, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो पाया था। गांधी नामक जिन्होंने लोगों को एकजुट किया और कांग्रेस के नेतृत्व में
इस आंदोलन एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आने लगा कि अब हमारे यहाँ टिकना मुनासिब नहीं है। तब उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन स्वतंत्रता की घोषणा करते करते उन्होंने एक ऐसा भारत को टीस दे दिया गया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, जिसका नाम था बंटवारा। पहले एक और पुस्तक में भी अपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। मतलब पहले की एक और पुस्तक में आपने भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन किया था। हमको लगता है कि वो 8वीं क्लास का था। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले के दशक तक की कहानी पढ़ी थी, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े थे। उस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे इसमें हम लोग 1920 के से आगे का अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोक कल्पना की नींव रांध दी। तो जब ये हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक आंदोलन, इसी तरह से अगर आने वाले समय 5-10 सालों में जब हम पढ़ेंगे, 5-10 साल में ऐसे अगर तुम क्या कहते हो उसको, अगर एग्जाम दिया, जो अभी करंट एग्जाम चल रहा है उसमें भी पूछता है कि किसान आंदोलन के बारे में पूछेगा। लेकिन अगर आगे आने वाले 5-10 सालों में, तो अभी जो वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है उसका जिक्र इतिहास के पन्नों में किया जाएगा। ये आंदोलन का एक पिक्चर है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह से बड़े जुलूस आम बात थी। उन्नीस सौ उन्नीस के बाद के सालों में हम देखते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। यहाँ लेकिन नया कर दिया। उनमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। जैसे ये उस चैप्टर में गांधी जी भारत से आए, इसके अलावा उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया वगैरह वगैरह सब नहीं दिया है, 1919 से सीधे दे दिया है। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध के ने नए आर्थिक और राजनीतिक पैदा कर दी। विश्व युद्ध जब हुआ तो सब देशों के सामने, पूरे विश्व के सामने में नई आर्थिक स्थिति पैदा कर दी। सभी बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ। नए राजनीतिक हालात पैदा कर दिए, क्योंकि उपनिवेशिक देश जब तो सब जो था वो अब धीरे धीरे थोड़ा सा आंदोलन करने लगा। ठीक है, और जो देश मतलब मजबूत था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। उसका अपने औपनिवेशिक देशों पर पकड़ हल्का होने लगा। इसके कारण रक्षा व्यय में भी भारी इजाफा हुआ। इस खर्चों की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, यानी टैक्स बढ़ाया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई, यानी 5 साल में जो अगर 10 रुपए सामान मिलता था वो 20 रुपए हो गया, जो 500 रुपये मिलता था वो 1000 रुपये हो गया। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। जबरन, जैसे अभी तो आर्मी में जाने के लिए लोग दौड़ता है सालों साल, तो ये नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन उस समय में युद्ध चल रहा था, तो गांव से जबरदस्ती लड़का सबको जिसको देखता था तंदुरुस्त, उसको उठा करके ले गया। इससे गांव में बहुत गुस्सा था। सुनती होगी अगर बहुत बुजुर्ग आदमी से, तो वो कहता होगा कि हमको जबरदस्ती कह रहा था कि मतलब नौकरी कर लो, नहीं किया। नौकरी, आर्मी की बात नहीं, लेकिन नौकरी जबरदस्ती। पुलिस में पहले जो 8वां पास था उसको भी ले लेता था, लेकिन नहीं जाने देता था घर का आदमी।
कहता था हमारे बेटा घरे पर रहता है। ठीक है, मेरे पिताजी तो सुनते थे, मेरे भैया भी सुनते। मेरे भैया को टीचर, मेरे भैया नहीं किए उस समय। टीचर का 1100 रुपये महीना था, वो जो अभी जो शिक्षा मित्र वाला है मुखिया भर्ती करता था। और उस समय में ये 8,000 रुपये महीना कमाते थे। आज भी 8,000 रुपये कमाते हैं तैयार, 8,000 रुपये कमाते थे। आज टीचर का सैलरी हो गया 30,000 रुपया। तो इस तरह से तो सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918, 19 और 1920, 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में का भारी अभाव पैदा हो गया। ठीक है, उसी समय एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था फ्लू। दूसरा बीमारी फैल गया था कोरोना वायरस। कहता था ना कि 1 साल बाद, 100 साल बाद बीमारी आता है, तो इसीलिए कहता है 1918, 19 में है ना, 1919, 20, 21 में हम्म। फ्लू। अभी 2020, 21 में आया ना वायरस। हम्म। तो ऐसे इसीलिए लोग ऐसे कहता है, जो सब मतलब देखा हुआ या जो सब जानता है। अभी भी 100 साल से ज्यादा के लोग सब जिंदा है, 1800, 1900, 20 के लोग जिंदा हैं कहीं कहीं, परदादा परदादी बन के। तो स्वाइन फ्लू नामक बीमारी फैल गया, जिसके कारण खाद्य पदार्थों में बहुत गिरावट मतलब भारी अभाव पैदा हो गया। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। मतलब लगभग 125 करोड़ लोग मारे गए। 125 करोड़ लोग, 125 नहीं, 125 करोड़ लोग। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया, जिसने संघर्ष का तरीका बदल दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर संघर्ष उग्र हो तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। ठीक है, उन्होंने संघर्ष का नया परिभाषा दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष अगर उग्र हो तो सफलता नहीं मिल सकती। और आज भी बात जायज है कि संघर्ष उग्र होता। अगर किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ गोली बंदूक चलाता, तो क्या कहता, सरकार उसको आतंकवादी घोषित कर देती और उसको सबको मार देता। सरकार के पास मौका मिल जाता, तब तो आंदोलन खत्म भी नहीं होता। बहुत सारा जो है उसको उकसाया गया कि ये आतंकवादी है, तो इसको यहाँ से मिल रहा है, उसको यहाँ से पैसा मिल रहा है। ठीक है, कईयों को जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन आंदोलन उग्र नहीं हुआ। शांति तरीके से आंदोलन हुआ, जिसके कारण आज सफलता मिली। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन का परिभाषा बदला कि आंदोलन उग्र हो तो सफलता नहीं मिल सकती। तब उन्होंने सत्याग्रह का विचार किया। ठीक है, हम्म। सत्याग्रह का मतलब होता है शांति तरीके से आमरण अनशन करना, यानी जैसे भूख हड़ताल करना। ठीक है, ये सब हो गया सत्याग्रह। शांति तरीके से मतलब जैसे सरकार के खिलाफ शांति रूप से, बस उसके खिलाफ जो भी उसका काम है उसको उसको त्याग कर देना, तो सरकार अपने आप मतलब झुक जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि क्या कहते हैं उसको, एक छोटा सा बात काम ले लो कि जैसे मान लो सरकारी कर्मचारी है, जैसे मान लो कि डॉक्टर है। ठीक है, तो डॉक्टर अगर आंदोलन करेगा तो एक दिन आंदोलन करेगा, खत्म हो जाएगा। अगर सारा डॉक्टर क्या करेगा, सरकार के खिलाफ काम छोड़ दे, या मान लो कि सब जितना टीचर है वो काम छोड़ दे, पढ़ाना बंद कर दे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, स्कूल में तालाबंदी कर दे, तो सरकार क्या करेगी? जब पढ़ाई नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसके खिलाफ गलत संदेश जाएगा, गार्जियन सब गुस्सा होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। उसी तरह से डॉक्टर अगर एक दिन हड़ताल कर दे, या मान लो कि रेल ड्राइवर एक दिन रेल का हड़ताल कर दे, यानी बंद कर दे, काम छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा? सरकार को झुकना पड़ेगा, भारी आर्थिक नुकसान होगा।
बैंक कर्मी एक दिन हड़ताल करे तो पूरा देश ठप हो जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने वही रास्ता अपनाया सत्याग्रह का। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वो कहाँ थे? चूंकि वो चंपारण में। बैरिस्टर थे। बैरिस्टर थे, चंपारण नहीं थे, बैरिस्टर थे, वकील थे। और सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से 1915 में भारत लौटे। इससे पहले गांधी जी को विश्व जान चुका था, क्योंकि उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया था। यानी काला और गोरा के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था और वहां उसको खत्म करवाया था, क्योंकि खुद नस्ल भेद का शिकार हो गए थे। वहां पर जो है गांधी जी जब ट्रेन में गए चढ़े, तो गांधी जी के पास टिकट था एक क्लास का, लेकिन उनको थर्ड क्लास में जगह दिया गया, वो भी पाँव के पास। तो गांधी जी इस बात को समझ गए, जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। उन्होंने वहीं से जन आंदोलन शुरू किया और वकालत छोड़ करके उन्होंने इस नस्लभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन खड़ा कर दिया और वहां पर खत्म किया। यानी विश्व जान चुका था गांधी जी के बारे में, लेकिन भारत को भी जानना बाकी था, क्योंकि भारत में उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया था। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की देखो यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये पिक्चर दक्षिण अफ्रीका का ही है। भारतीय मजदूर फोक अस्त्र से गुजर रहे हैं। महात्मा गांधी ने मजदूरों के नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों को हनन करने वाले नस्लभेदी कानून के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सरकार के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ हुआ कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। के रास्ते पर है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं। यदि आप उत्पीड़क यानी जो आपको सता रहा है, जो आपको दबा रहा है, उसके खिलाफ लड़ना करना चाहते हैं, तो शारीरिक बल की आवश्यकता पड़ती। की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यानी हिंसा न करके ही वह अपने मुकाबला कर सकता है और अपना जो लक्ष्य है उसमें सफल हो सकता है। ठीक है, अगर हिंसा करेगा मतलब हिंसा करेगा तो क्या होगा? इधर से भी मरेगा और इधर से भी मरेगा, क्षति दोनों तरफ से होगा। बात ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, कि लड़ाई लड़ करके कोई भी बात को सुलझाया नहीं जा सकता। मान लेते हैं कि कोई तुमको मारा, फिर तुम उसको मारी। ठीक है, और जब मारा पीटी चल रहा है तत्काल पंचायती हो जाएगा, लेकिन जिसको ज्यादा मारा है वो तो सोचेगा कि ये हमको ज्यादा मार लगा है, भले पंचायती हो जाएगा, लेकिन इसको हम कभी ना कभी बदला लेंगे, अभी समय खराब है। समझ में आई बात? फिर उसका वो आगे आगे वो बेटा पोता को भी उसके खिलाफ भड़काएगा, कहेगा कि तुम देखो बहुत बड़ा दुश्मन है, कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे करते करते उसके बेटे पोता के मन में भी वो भावना रहेगी, नफरत की भावना। बस करने के बजाय किया जाना, सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित। विश्वास था कि यह धर्म सभी भारतीयों को एकता
सर ये आवाज सही तो इस कारण से इस को लेकर के गांधी जी ने काम किया। गांधी भारत आने के बाद आंदोलन चलाया। सत्याग्रह जब भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत घूमना शुरू किया कि चुपचाप, गांधी जी को कोई नहीं जानता था, भारत का भ्रमण करना शुरू किया। इसी सिलसिले में कानपुर में उत्तर प्रदेश में जब गांधी जी आए थे, बिहार का एक, ठीक है, शुक्ल, वो भी गांधी गांधी पहुंचा और सर उन्होंने गांधी तक उन्होंने क्या सर होगी? आवाज नहीं आ रहा है, बस रुक रुक के आ रही है आवाज। रुक रुक क्या आ रही है? हाँ, और वीडियो भी बार बार अब बंद हो जा रही जाता है? है। नेट गड़बड़ हो सकता है। जा रही है? हाँ अब आ रही है। तो गांधी जी से उन्होंने मिला वहीं पर। जब गांधी जी का भाषण सुना तो वो प्रभावित हुआ, ठीक है, और गांधी जी को संदेश दिया किस कहाँ आने के लिए, चंपारण आने के लिए, ठीक है। अब जा रही है आवाज? आ रही है आ रही है। तो गांधी जी ने 1917 में क्या किया, चंपारण का दौरा किया। उस समय में चंपारण मतलब यहाँ स्थिति क्या थी कि मतलब जैसे 1 बीघा 20 कट्ठा को कहते 1 बीघा, ठीक है, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर उसको नील की खेती करनी होती थी। नील से क्या बनता था, कलर बनता था जो कपड़ों में इस्तेमाल होता था और कपड़ा चमकीला बनता था, ठीक है। लेकिन नील की खेती करने में समस्या क्या थी कि जहां पर एक बार नील का खेती हो गया, वो वह खेत जो था वो उपजाऊ नहीं रहती थी, यानी वहां पर कोई फसल उपजता नहीं था, जिसको बंजर कहते थे। इस प्रकार से हो जाता था तो किसानों को नुकसान होता था। अब धीरे धीरे प्रत्येक साल ऐसा करेगा तो धीरे धीरे खेती क्या हो जाएगा, बंजर होते जाएगा। तो किसानों ने इसका विरोध किया, लेकिन अंग्रेज जो था वो दमनकारी नीति से इसका क्या कर देता था, इसको खत्म कर देता था, इस विद्रोह को। तब वो जो किसान था वो गए गांधी जी को बुलाया 1917 में। उनके विचारों से प्रभावित होकर के गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके में दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। 1917 में 2 तरह का संघर्ष हुआ, मतलब आंदोलन हुआ। एक चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, और दूसरा खेड़ा आंदोलन, खेड़ा विद्रोह भी कहते हैं इसको। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान को चुकाने में मतलब के हालात में नहीं थे, तो चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच भी आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुंचे। यानी एक साल में लगभग 3 4 5 आंदोलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया, जिससे देश जो है गांधी जी को अब थोड़ा बहुत जानने लगा, ठीक है। 1915 तक गांधी जी को कोई नहीं जानता था, भले विश्व जानता हो। अब गांधी जी का जो सबसे बड़ा जो व्यापक आंदोलन हुआ, जो पूरे देश में हुआ, वो था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। अब इस कानून का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि सरकार जो था बड़ी चालाकी से यह समझ रहा था कि एक ऐसा कानून लाया जाए
ٹھیک ہے، جس میں آندولن کرنے والے کو بنا بتائے بنا مقدمہ چلائے ڈائریکٹ کیا ہو جیل میں بند کر دیا جائے 2 سال تک، بعد میں اس کا سنوائی کبھی بھی ہو تب وہ بری ہو یا جو بھی ہو، لیکن 2 سال تک تو وہ جیل میں رہے گا تو اس کا آندولن شتل پڑ جائے گا۔ جیسے مان لیتے ہیں کہ آندولن کا کوئی مکھیا ہے، یعنی مین آدمی جو آندولن کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اسی کو جیل میں بند کر دیا جائے گا تو آندولن تتر بتر ہو جائے گا۔ تو اس قانون میں ایک یہ پراودھان تھا، اس کے علاوہ بھی اور بھی پراودھان تھے۔ مہاتما گاندھی ایسے نیاے پورن قانونوں کے خلاف ہنسک ڈھنگ سے ناگرک اوگیا چاہتے تھے۔ اب اس قانون کے خلاف اگر اگر ہو کر کے اس کا وروଧ کیا جاتا تو یہ قانون اور سخت بنایا جا سکتا تھا، چونکہ انگریز کے پاس ہنسا کا جواب تو اس کے پاس ہنسا تھا ہی، تو گاندھی جی نے اس کے لیے اہنسک ڈھنگ سے ناگرک اوگیا چاہتے تھے۔ ناگرک اوگیا کا مطلب ہوا کہ انگریزوں نے ناگرک کے آگیا کا پالن نہیں کیا، یعنی اس کا اوگیا کیا، یعنی اس کا اوہیلنا کیا، تو اس لیے اس کا نام دیا گیا سوینے اوگیا۔ سوینے کا مطلب ہوتا ہے انونے بنائے، اور اوگیا کا مطلب ہوتا ہے آگیا کا پالن نہ کرنا۔ 6 اپریل کو ایک ہڑتال سے شروع ہونا تھا، وبھن شہروں میں ریلی جلوس کا آیوجن کیا گیا، ریلوے ورک شاپ میں کامگار ہڑتال پر چلے گئے، دکانیں بند ہو گئی۔ اس ویاپک جنوہار سے چنتت تتھا ریلوے کو ٹیلی گراف جیسی سنچار سویدھاؤں کے بھنگ ہو جانے کی آشنکا سے بھیبت انگریزوں نے راشٹروادیوں کو دمن کرنا شروع کیا۔ اب دیکھو، سب جو بھی مطلب سرکاری کرمچاری تھا وہ سب ہڑتال پر چلا گیا۔ جب ہڑتال پر چلا گیا تو سرکار تو ٹھپ ہو جائے گا، سرکار کا جو بھی آمدنی ہوتا وہ بند ہو جائے گا، تو ٹیلی گراف وغیرہ جو تھا سنچار کی سویدھا وہ سبھی بند ہو گیا، تو سرکار کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس ڈر سے انہوں نے کیا کیا، بل پوروک پہلے اس کو دمن کرنا چاہا۔ امرتسر میں بہت سارے استھانیہ نیتاؤں کو حراست میں لے لیا گیا، گاندھی جی کے دلی میں پرویش کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ 10 اپریل کو پولیس نے امرتسر میں ایک شانتی پورن جلوس پر گولی چلا دی۔ اس کے بعد لوگ بینک، ڈاک خانے اور ریلوے اسٹیشن پر حملہ کرنے لگے۔ مارشل لا لاگو کر دیا گیا اور جنرل ڈائر نے کمان سنبھال لی۔ اب دیکھو، چونکہ شروعات کدھر سے ہوا، وہ تو انگریز چاہتا ہی تھا کہ اگر آندولن ہو ہم گولی چلائیں۔ اب لوگ کیا لوگوں کے پاس چھمتا نہیں تھا برداشت کرنے کا۔ 10 اپریل کو امرتسر میں ایک تو گولی چلا دیا، لوگ کیا اس کے بعد بدلے بینک، ڈاک خانہ، ریلوے اسٹیشن پر حملہ کرنے لگا۔ بس ایک کرور تھا جنرل ڈائر، ٹھیک ہے، اس کو کمان دے دیا انگریز، انہوں نے گولی چلا دی، جالیہ والا باغ ہتیا کانڈ ہو گیا۔ 13 اپریل کو جالیہ والا باغ ہتیا کانڈ ہوا۔ اس دن امرتسر میں بہت سارے گاؤں والے سالانہ بیساکھی میلے میں شرکت کرنے کے لیے ایک جالیہ والا باغ میدان میں جمع ہوئے۔ جالیہ والا باغ میدان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی دیواریں اونچی اونچی ہے، ایک ماتر سکڑا گیٹ ہے جس سے ہو کر کے 1-2 آدمی ہی جا سکتا ہے اندر، بعد باقی وہ گیٹ کیا تھا، بہت سکڑا تھا، بہت اونچی دیواریں تھی، اس دیوار کو پھاند بھی نہیں سکتا تھا۔ 1-2 آدمی تھا، ٹھیک ہے، جو جس کو کہتے ہیں گدار، جو ہوتا ہے اپنے میں گدار ہو جاتا ہے، وبھیشن ہوتا ہے، تو یہ لوگ میٹنگ کر رہے تھے۔ کافی لوگ تو سرکار دوارا لاگو کیے گئے دمنکاری قانون کا وروध پرکٹ کرتے ہوئے ایکترت ہوئے تھے۔ یہ مطلب وہ لوگ میٹنگ اس لیے کرتے رہے تھے کہ یہ جو رولٹ ایکٹ لایا ہے قانون، اس کے خلاف کیسے کیا جائے کہ یہ قانون سرکار واپس لے لے۔ بس اسی میں سے ایک غدار تھا جو جا کر کے جنرل ڈائر کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ نہ ہوئی ہو، دیکھو ہے کہ ہم سب بڑکا آندولن کرو۔ تو کیا جنرل ڈائر کو جیسے ہی سوچنا ملی، انہوں نے سرکار کو بھی خبر نہیں کیا کہ ایسے ایسے چل رہا ہے، کیونکہ اس کو کمان ایسے بھی دے دیا جا چکا تھا۔ تو وہاں لوگ جٹے تھے، علاقے میں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس علاقے میں مارشل لا لاگو ہے، چونکہ لوگوں کو پتا رہتا تو ایسا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے دھارا 144 لگ جاتا ہے، جہاں ابھی مارشل لا کو سمجھو دھارا 144 کی طرح، جیسے اگر دھارا 144 لگ جائے گا، جیسے
चुनाव के समय धारा 144 लग जाता है। तब वोटिंग के समय जो है वोटर के अलावा वहां पर कोई भी भीड़ नहीं लगा सकता है। जहाँ धारा 144 लग जाता है उस जगह पर कोई भी भीड़ भाड़ नहीं हो सकता है। तो उसी तरह वहां पर मार्शल लॉ उस समय लगता था, तो मार्शल लॉ में कोई भीड़ भाड़ नहीं हो सकता है। तो ये चीजें हो रही थी। जनरल डायर हथियार बंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा, पूरा चारों तरफ से घेर लिया, गेट को जो है वो आने जाने का जो रास्ता था उसको बंद कर दिया। उसके बाद सिपाहियों को ऊपर से सीधे गोली चलाने का आदेश दिया जाएगा, सीधे गोली चलाना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, कुछ तो गोली से मारे गए, कुछ कुआं था बीच में उसमें कूद करके कुछ बच गया, कुछ मारा गया, कुछ भीड़ से पीछ पाछ करके जब अफरा तफरी मच गया उसमें मर गया। बाद में उसने बताया कि वो सत्याग्रहियों के जहन में दहशत। इस चीज को जनरल डायर जब पूछा गया कोर्ट में, तो उन्होंने कहा, इस पर जब मुकदमा चला तो कोर्ट में कहता था, मुकदमा भी तो था, कोर्ट भी तो उसी का था, अंग्रेज का ही था, तो दिखाने के लिए, सहानुभूति के लिए एक मुकदमा चला रहा था झूठे उसका। तो जनरल डायर ने कहा कि हम लोगों में दहशत फैलाने के लिए ये घटना हमने किया कि लोग डर करके छोड़ दे, एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। ठीक है, तो ये चीजें हुई। बाद में उधम सिंह नाम का एक आदमी था जिन्होंने इंग्लैंड, अब जब देखा कि जनरल डायर को खतरा है भारत में, तो सरकार ने क्या किया, जनरल डायर को इंग्लैंड भेज दिया वापस। लेकिन उधम सिंह नाम का एक आदमी था जो उसका पीछा करते करते इंग्लैंड गया। ठीक है, इंग्लैंड में जाकर के उसको ठोक दिया, मार दिया, फिर वो भी मारा गया। समझ में आई बात? तो जैसे जैसे जालियांवाला वाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चे लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इस कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए इस सरकार पर घिसट कर चलने और साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव पर बम बरसाए गए। 2 गांव था, गुजरांवाला और पंजाब में। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि आंदोलन में मार काट में आंदोलन सफल नहीं होता। ठीक है, और इंग्लैंड को क्या था, अंग्रेज को क्या था, अंग्रेज को तो शासन करना था, डरा धमका करके उसको शोषण करना था। यहाँ से सारा चीज अपने फायदे के लिए करता था, तो उसको इस मारपीट से परेशानी नहीं थी। ठीक है, देखो, जो आदमी मारपीट को जानता हो उसको मारपीट से क्या परेशानी होगी। लेकिन अगर उस आदमी को 10 आदमी के सामने में बेइज्जती किया जाए, या 10 आदमी उसको कहने वाला हो जाए कि तुम ये घृणा वाला काम कर रहे हो, तो आदमी सोचेगा, मजबूर हो जाएगा सोचने के लिए। या कुछ ऐसा किया जाए, तो उस समय में इस जालियांवाला बाग खबर पूरे देश में फैल गया, तो देश के लोग लोग थे इसके विरोध में सड़क पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, यानी पुलिस से मुकाबला करने लगे। सरकारी जो चीज था, संस्था था, उस पर हमला करने लगा। तो सरकार ने भी इसको कुचलने के लिए अपना रास्ता अपनाया। ठीक है, जहां तहां लोगों को पीटना शुरू किया गया, घसीटना शुरू किया गया, कोड़े मारना शुरू किया गया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। जैसे किसान आंदोलन गांव में नहीं पहुंचा, बिहार जैसे राज्यों में नहीं पहुंचा, लेकिन जहां किसान की आबादी है, जहां किसान बड़े बड़े किसान है, वहां तक पहुंच चुका था, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। महात्मा गांधी को लगा कि इसका मतलब ये है कि लोगों तक सभी बातें नहीं पहुंची है, कुछ लोग ही इस बारे में जानते हैं। ठीक है, तो उनको चाहिए था कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जिसमें हर लोग की प्रतिभागी हो, यानी गांव गांव तक लोग समझे, क्योंकि गांव में बैठे लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, उन पर क्या कानून लागू हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो नहीं जानते अभी भी।
مطلب کیا ان پر مطلب وہ صرف سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ووٹ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار کے کرو بنے والا کی فائدہ، ایسا لوگ بولتے ہیں۔ غریب لوگ کیا ہوتا ہے آندولن، کیا ہوتا ہے راجنیتی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور بھگتنا سب سے زیادہ انہیں کو پڑتا ہے۔ کتھی کا آواز آ رہا ہے؟ کسی بھی قانون سے کوئی بھی جو قانون بنتا ہے اس میں سب سے زیادہ بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ غریب کو ہی، کیونکہ امیر آدمی اس قانون کا بھی سامنا کر لیتا ہے، جو جانتا ہے اس قانون کا بھی سامنا کر لیتا ہے، لیکن غریب آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہم کو کیا مطلب کسی کا سرکار جکرا من ہے، کسی کے کرنے سے ہی ووٹ دیتا ہے ابھی بھی۔ جیسے مان لیتے کہ شراب بندی ہوا، شراب بندی سے جو بھی جیل میں کون ہے؟ کوئی بھی امیر آدمی ہے؟ سارا غریب کو لے کر جا کر کے بند کر دیتا ہے۔ امیر آدمی کے خلاف سرکار کو بھی اوقات نہیں ہے پکڑنے کا، پولیس کو پیسہ دے کر کے اپنا یہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی پرکار سے گاؤں قصبوں تک بات پہنچنی چاہیے، اس لیے گاندھی جی نے ایک پورے بھارت میں اس سے بھی زیادہ بڑا جنادھار والا آندولن چاہتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لائے بنا اس آندولن کو نہیں چلایا جا سکتا۔ انہیں لگتا تھا کہ خلافت کا مدعا اٹھا کر کے وہ دونوں سموداؤں کو نزدیک لا سکتے ہیں۔ پہلے وشو یدھ میں خلافت کیا تھا؟ پہلے وشو یدھ میں اوٹومن ترکی کی ہار ہو چکی تھی۔ پہلا جو وشو یدھ تھا اس میں ترکی ہار چکا تھا۔ اس آشے کی افواہ پھیلی کہ اسلامک وشو کا آدھاطن، اس سمے وشو کا ایک نیتا ہوتا تھا اسلام میں جس کو خلیفہ کہتے تھے، اور جب ترکی کی ہار ہوئی تو جو متر راشٹر تھا انہوں نے کیا کیا کہ یہ خلیفہ کا پد سماپت کر دیا۔ حالانکہ یہ بھی ایک محض افواہ تھا۔ تو اوٹومن سمراٹ پر ایک سخت سندھی تھوپی جائے گی۔ خلیفہ کی تتکالک شکتیوں کی رکشا کے لیے مارچ 1919 میں بمبئی کے خلافت سمیتی کا گٹھن کیا گیا۔ اس آشنکا کے مد نظر 1919 میں بمبئی میں ایک خلافت سمیتی کا گٹھن ہوا۔ مسلموں کا بھارت کا جو مسلم تھا، چونکہ انگریز بھی تھا، کیا جیتے ہوئے کے ساتھ تھا، جیتے ہوئے پکش کا تھا، تو گاندھی جی کو موقع ملا کہ یہی موقع ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ دے کر کے ہندو مسلم کی ایکتا کو بڑھاوا دیا جائے۔ محمد علی اور شوکت علی بندھو کے ساتھ کئی یووا مسلم نیتاؤں نے اس مدعے کو پر سنجکت کارروائی کی سمبھاونا تلاشنے کے لیے مہاتما گاندھی کے ساتھ چرچا شروع کر دی۔ ستمبر 1920 میں کانگریس کی کلکتہ ادھیشن میں مہاتما گاندھی نے بھی دوسرے نیتاؤں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ خلافت آندولن کے سمرتھن اور سوراج کے لیے ایک اسہیوگ آندولن شروع کیا جانا چاہیے۔ اب بات آتا ہے اسہیوگ ہی کیوں، مطلب اسہیوگ کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھا مطلب ہوا سہیوگ کا الٹا اسہیوگ، یعنی سرکار کے کام میں سہیوگ نہیں کرنا۔ ابھی تک جو نیتی تھی کانگریس کی، وہ سرکار کو سہیوگ کرنا اور سرکار سے باتیں منوانا۔ گاندھی جی بھی سمجھتے تھے کہ سرکار جو ہے مطلب سرکار کی باتوں میں رہیں گے تو وہ کام کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اپنی پرسدھ پستک ہند سوراج 1909 میں، اب ایک یہاں پر امپورٹنٹ چیز آتا ہے کہ ہند سوراج نامک پستک کس نے لکھی تھی؟ تو مہاتما گاندھی نے لکھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ برٹش شاسن بھارتیوں کے سہیوگ سے ہی استھاپت ہوا اور شاسن اسی سہیوگ کے کارن چل پا رہا۔ انہوں نے پستک کے مادھیم سے لوگوں کو کہا کہ جو بھارت کے لوگ سہیوگ کرتے تبھی چلے گا۔ مان لو کہ ہم قدم ٹولی میں کوئی چیز کرنا چاہیں گے تو قدم ٹولی کے لوگ سہیوگ کرے گا تبھی نہ ہوگا۔ کوئی بھی آدمی مکھیا بنا ہے تو لوگ سہیوگ کیا تبھی بنا ہے۔ لوگ سہیوگ کرنا بند کر دے گا تو ختم ہو جائے گا۔ اگر بھارت کے لوگ اپنا سہیوگ واپس لے لے تو سال بھر کے بھیتر برٹش شاسن ڈھا جائے گی اور سوراج استھاپت ہو جائے گی۔ گاندھی جی کا یہ ماننا تھا۔ اسہیوگ کا وچار آندولن کیسے بن سکتا تھا؟ گاندھی جی کا سجھاؤ تھا کہ یہ آندولن چرن بद्ध طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے لوگوں کو سرکار دوارا دی گئی پدویاں لوٹا دینی چاہیے۔
सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ये आसान काम तो था नहीं, कोई भी आदमी अपना नौकरी क्यों छोड़ेगा, ठीक है, उसी से जीवन यापन चलता था। कोई भी अपना पदवी क्यों लौटाएगा, क्योंकि पदवी के कारण उसको वेतन मिलता है, ठीक है। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोगों ने इन प्रस्तावों पर शंकित थे, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे लोग ये समझते थे कि ये सफल नहीं हो पाएगा इतना ऐसा। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि जो नेता मतलब चुनाव लड़ रहा था वो ये नहीं चाहता था कि इस चुनाव का बहिष्कार करे, क्योंकि चुनाव जीतेगा तभी उसको फायदा होगा। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ लोग गांधी जी के पक्षधर थे, कुछ इनके विरोध में थे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ। तो पूछेगा कि असहयोग आंदोलन का पर समझौता किस अधिवेशन बना, तो नागपुर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ये सब इम्पोर्टेंट चीजें याद मतलब ये करने वाला, मतलब रखने वाला, जेहन में रखने वाला। आंदोलन किस तरह से आगे बढ़े, इसमें किन लोगों को ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बहिष्कार का मतलब क्या होता है? बहिष्कार का मतलब होता है इनकार कर देना, ठीक है, जो भी चीजें हैं। ये विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया 1922 में। विदेशी कपड़ों और पश्चिमी आर्थिक संस्कृति का प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया। होली जलाई गई। ये चीज जब बिहार का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो वो चीज जानेंगे कि अपने मतलब गांव में भी हुआ, मतलब दरभंगा में भी हुआ। दरभंगा में भी कुछ कुछ नेता थे, जब बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो पूरे देश के बारे में शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। जब बीपीएससी का तैयारी करोगी तो उसमें बिहार का इतिहास पढ़ना है, बिहार का भूगोल पढ़ना है, बिहार की संस्कृति पढ़ना है, ठीक है। इतिहास के साथ साथ बिहार का भी इतिहास पढ़ना होता है, तब उसमें बिहार के बारे में डिटेल में चर्चा होती है। अभी हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। जैसे विश्व का इतिहास पढ़ रहे थे तो यूरोप वाला पढ़ रहे थे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम अभी क्या कहते हैं उसको, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि थोड़ा सा अपने बारे में पढ़ रहे हैं। फिर जब बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो और जानेंगे, और इसमें दिलचस्पी बढ़ जाती है लोगों की। तो उसमें अपने अपने अगल बगल का नाम सुनता है लोग, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या हुआ। और दरभंगा के बारे में इतिहास में पढ़ोगी तो दरभंगा के बारे में और बहुत सारी जानकारी होगी। दरभंगा में कौन सा जगह प्रसिद्ध है, पुराना मंदिर का क्या इतिहास है, किसने बनवाया था, वो सब भी जानते हैं। लेकिन उतना डिटेल में तुमको एमए पीएचडी करोगे इतिहास से तब जानता है लोग। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, लेकिन उनके लिए इसके अर्थ अलग अलग थे। देखो, एक बात पर कि इस बार आंदोलन में कूद जाना है, भले परिणाम जो भी हो, इस चीज को लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन सबका अपना अपना उसमें क्या था, अर्थ था। सबने अपना अपना अर्थ निकाला। जैसे मान लो कि कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है, जैसे कोई भी युद्ध हो गया, लड़ाई लड़ गया, अब 2-3 आदमी के बीच में लड़ाई लड़ रहा, तो जो जिसका पार्टी होगा वो सोचेगा तत्काल बचाव करना। अगर बचाव नहीं है तो कूद जाएगा, इसका परिणाम कुछ भी हो। या हो सकता है किसी को पहले का बदला किसी और से लेना हो, किसी का, सब अपना अपना मतलब के लिए काम कर, लेकिन जब हो जाता है तो हो जाता है। शहरों में कैसा आंदोलन हुआ, सबसे पहले शहर की बात पढ़ेंगे, उसके बाद फिर गांव की बात पढ़ेंगे। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया।
हेड मास्टर और शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया। सरकार जब सरकार का संस्थे खत्म हो जाएगा तो सरकार रहेगा कथी का। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांत में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं, वे समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। वहां कुछ था ऐसा। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। सबसे ज्यादा तो चोट लोग को कहाँ लगता है, आर्थिक मोर्चे पर, ठीक है। सबसे ज्यादा दर्द कब होता है, अब मान लो कि कोई बहुत बड़ा धनवान है, उसका आमदनी का स्रोत ही बंद कर दिया जाता है, उसका सारा क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। समझ में आई बात। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। अब जहाँ सामान बिक रहा था उस सामान अब आधा बिकने लगेगा तो उस दुकानदार का मन कैसे होगा। तो ये क्या, अंग्रेज भी तो एक दुकानदार ही था। इसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानीय स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। भारतीय लोगों को इससे सहायता भी हुआ। तो ये सब चीजें हैं। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसका कारण था खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले पर प्रायः महंगा होता था। अब चूंकि ये आंदोलन थोड़ा सा धीमा इसलिए पड़ गया क्योंकि जो भारतीय कपड़ा था वो महंगा हो पड़ता था। अब महंगा इसलिए पड़ता था कि जैसे किसी को अपना मजदूरी भी ऊपर होगा तभी ना बेचेगा। अंग्रेज के पास मशीन था, वो थोक में मशीन से कपड़ा बनाता था। एक कपड़ा मतलब जो जहाँ पर भारत में उस तरह का मशीन नहीं था। भारत में मजदूर एक आदमी जैसे स्वेटर बुनाई करेगा, मान लो कि स्वेटर एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक स्वेटर को 2-3 दिन में बिनेगा और मशीन एक के बार उस स्वेटर को एक दिन में वो 100 स्वेटर बना के देगा और वहाँ मजदूरी भी नहीं लगेगा, मशीन से काम होगा, कम मजदूरी लगेगा, तो वहाँ का कपड़ा सस्ता होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कपड़ा महंगा होता था तो लोग महंगा कपड़ा खरीदने से हिचकिचाने लगा, थोड़ा सा कमजोर हुआ। क्योंकि सब आदमी तो सिर्फ मतलब ये नहीं सोचता कि अंग्रेज को भगाना है। सब आदमी सोचता था तुरंत आजादी मिल जाता। तो प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखने लगे। रहने दे यहाँ तक। कल पढ़ेंगे हम लोग ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ रहे हैं तो इससे ज्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले एनसीईआरटी खत्म कर दे, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, तब जा करके तुम कोई भी किताब पढ़ोगी, कोई भी बात करोगी तो आसानी से लगेगा कि हम कुछ जानते हैं और समझ में भी आएगा। सर ये सभी बोलो। नहीं, क्या बोले थे आप, बोलिए। बोले तो 10th तक लगभग इतिहास खत्म होने की कगार पर है। इसके बाद 11th 12th का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें समय लगेगा ज्यादा, एक महीना 1.5 महीना तो लगेगा। उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे 6 से। बीच में 2 दिन बंद रहेगा, हम जा रहे हैं वाराणसी एग्जाम देने। पैसा है तो कुछ भिजवा दो। मतलब आते एग्जाम नहीं दे। है आप, घर पे नहीं आते हैं? घर पर तो चुनाव के बाद नहीं गए।
और वो तो होगा ना, क्या? ये रविंद्र भैया जो है वो तो रहते होंगे ना, घर पे आते होंगे। हाँ वो घर पर जाता है, वो तो अबे गया 4-5 दिन पहले, तो अबे गया 3-4 दिन पहले। फिर 20 को ठीक है, आया हम वो। पापा से बात करते हैं, फिर आपको कॉल कर देंगे। ठीक है। वो भेज मतलब किसी भिजवा दोगे ना, चाहे मेरी माँ को भी दे दोगे ना, तो अर्जुन भी हमको भिजवा देंगे या पेमेंट करवा देंगे, क्योंकि अब हम एग्जाम के बाद ही अगर आईबो करेंगे तो फिर मेरा काउंसलिंग होने वाला है टीचर वाला, तो उधर भी ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, हम भिजवा देंगे, वैसे कॉल कर देंगे आपको, पहले पापा से लेंगे तभी तो। तो ये थोड़ा सा जाने से पहले कर दोगे तो हमको फायदा हो जाएगा, भाड़ा किराया भी ऊपर हो जाएगा। प्रॉब्लम था। हाँ बोलो ना। ये सविनय का मतलब क्या बताए थे, थोड़ा फिर से बताइएगा। सविनय का मतलब होता है प्रेम पूर्वक नियम विनय करके लिखते हैं ना, जैसे सविनय निवेदन यह है कि इसमें भी लिखते हैं, पत्र में भी लिखते हैं। सविनय निवेदन यह है कि एकदम मतलब कोई भी जो क्रूर आदमी के खिलाफ भी अगर शांति से बात किया जाए, ठीक है, तो वो नॉर्मल हो सकता है, बात बन सकती है, ठीक है। तो सविनय मतलब अनुनय विनय टाइप का होता है, लेकिन वहां पर अब अनुनय विनय के शांतिपूर्वक रूप से विरोध करना था, और ये मारपीट के साथ अवज्ञा विरोध का नहीं करना था। अवज्ञा का मतलब होता है वही उसका विरोध करना, उसके आज्ञा का आज्ञा उल्टा करते अवज्ञा। हैं। उसके आज्ञा का विरोध करना, तो वो हो गया सविनय अवज्ञा। सर, ये जो किसान आंदोलन था उसका परिणाम क्या हुआ? किसान आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? सरकार को झुकना पड़ा, सरकार तीनों का काला कानून वापस ले ली। यानी जीत किसानों की हुई। हम्म जीत किसानों को हुई, लेकिन आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ। आंदोलन इसलिए समाप्त नहीं हुआ क्योंकि वो अभी सिर्फ घोषणा किया है, ठीक है। मतलब अभी तक वो क्या किया, सिर्फ घोषणा किया है। घोषणा का मतलब है कि बोल दिया कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेंगे, ठीक है, किसान अपना आंदोलन छोड़ दे। लेकिन घोषणा करने के बाद क्या होगा कि अभी चुनाव है वहां,